ओके बच्चों, तो लास्ट क्लास में इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कवर करा था अपन ने। एक बार पे हल्का सा समझ लेते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस मुझे कुछ और कराने हैं आपको, तो वो देखते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा था कि जहां भी मैग्नेटिक फील्ड का टाइम के साथ चेंज होता है, इफ मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग विद टाइम, it creates some induced electric field. If dV by dt is not zero, it creates induced electric field, है ना। और हमने सर्कुलर सिमेट्रिक रीजन में इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन भी निकाल लिया था। हमने पढ़ा था कि अगर एक मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर रीजन में कन्फाइंड हो, सर्कुलर रीजन इसलिए लेते हैं हम ताकि वहां पे सिमेट्री हो जाए। हम सिमेट्री के केसेस में बोल पाते हैं कि सर्कुलरली जो रेडियल पॉइंट्स आएंगे सभी जगह पर एक ही इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो अगर ऐसे किसी रीजन में सर्कुलर सिमेट्रिक मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, यहाँ सब जगह बिल्कुल एक जैसी मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, ठीक है, तो इस तरह की सिचुएशंस में इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हमने फाइंड करी थी। हमने देखा था कि यहाँ पर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड सर्कुलर लूप्स के फॉर्म में जनरेट होती है। वी गेट सर्कुलर लूप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड सर्कुलर लूप बनाती है, इसलिए बोला था ये नॉन कंजर्वेटिव है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वैसी नहीं है जैसा हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी थी वो चार्जेस ने क्रिएट करी थी, तो वो कंजर्वेटिव होती है। मैग्नेटिक फील्ड जो वेरी होने पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है वो नॉन कंजर्वेटिव है। इसके लिए हम पोटेंशियल डिफाइन नहीं कर सकते, इसके लिए हमें ना पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं लिख सकते। इसका वर्क डन पाथ डिपेंडेंट होता है, अलग अलग पाथ से इसका वर्क डन अलग अलग आ जाता है। ये सारी अपन ने बातें करी थी, ठीक है। तो इसके लिए हम डिफाइन क्या करते हैं, हम ईएमएफ डिफाइन करते हैं। हम जैसे पोटेंशियल डिफाइन करते थे ना, वैसे ही सेम तरीके से ईएमएफ निकालते हैं। अगर हमें किसी पाथ के अलोंग ईएमएफ चाहिए, तो उस पाथ में हम जो भी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डिस्प्लेसमेंट के साथ इंटीग्रेशन कर देंगे, ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर उस पाथ के अलोंग इंटीग्रेट कर देंगे। तो जिस भी पाथ के अलोंग हम मूव करेंगे उस पाथ में हमें ईएमएफ मिल जाएगा, है ना। ये अपन ने देखा था, मैंने ईएमएफ इन लूप के लिए बताया था एक्सप्रेशन, ये आज मैं आपको पाथ के लिए बता रहा हूँ। किसी भी पाथ में आपको ईएमएफ चाहिए तो उस पाथ के अलोंग ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर का इंटीग्रेशन कर दो, तो आपको मिल जाएगा उस पाथ में ईएमएफ, ठीक है। फिर हमने एंड में ना मैग्नेटिक फील्ड का रीजन मान लीजिए आर रेडियस का है, तो इसके अंदर और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है वो भी निकाली थी। सेंटर से स्मॉलर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इफ दिस आर इज लेस देन कैपिटल आर, तो यहाँ जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आया था दैट वाज dr by dt r by 2 into dv by dt, and when r was greater than capital R, the magnitude of induced electric field was r square by 2 small r into dv by dt, है ना। यही आया था क्या, देख लो अच्छे से एक बार, कुछ मैंने मिस्टेक तो नहीं लिखी है, कुछ गलत तो नहीं लिखा है। यस, ओके, चलो। और ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इसका यूज करके हम समझा पाते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से क्यों प्रोड्यूस हो जाता है इंड्यूस करंट या इंड्यूस ईएमएफ, ठीक है। अब हमने ये सब कर लिया था, मुझे छोटे छोटे कुछ चीजें बतानी रह गई थी, वो आज अपन स्टार्ट करते हैं। तो प्रीवियस क्लास से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो सबसे पहले तो वो बता दो। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ भी प्रॉब्लम लग रही हो आपको, कुछ भी आपका थ्योरेटिकल डाउट आ रहा हो, बताइए। सर इसकी डायरेक्शन फिर से बता दीजिए। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए आपको इंड्यूस करंट की डायरेक्शन निकालना है। जो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन होता है वही डायरेक्शन आती है इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड मान लो टाइम के साथ इंक्रीज हो रही है, इफ मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजिंग इनटू द बोर्ड, फील्ड इज इंक्रीजिंग, तो लेंज लॉ से जो इंड्यूस करंट आएगा वो बाहर फील्ड बनाएगा, तो ऐसे इंड्यूस करंट आएगा। सेम विल बी द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। आप यूं समझ लो कि लेंज लॉ ही अप्लाई करना है आपको, तो फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर। और अगर मैग्नेटिक फील्ड सपोज कम हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड इज रिड्यूसिंग, अंदर जो बोर्ड के मैग्नेटिक फील्ड वो रिड्यूस हो रही है, तो अंदर ही तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड बनानी पड़ेगी, तो इंड्यूस करंट ऐसा आ जाएगा। तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। चलो तो ये मैं लिख भी देता हूं, डायरेक्शन ऑफ ई इंड्यूस्ड इज सेम एज इंड्यूस्ड करंट। जो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन आती है बिल्कुल वैसी ही डायरेक्शन आती है इसकी। चलो और कोई डाउट, और किसी का कुछ भी डाउट, कुछ भी नहीं है, ठीक है, चलो नो डाउट, ओके। तो अब हम है ना ये जो एक्सप्रेशन मैंने बताया ना आज इसका यूज देखते हैं।
आज इसका एप्लीकेशन देखते हैं। मैं लास्ट क्लास में स्टार्ट कर ही रहा था लेकिन हमारा टाइम ओवर हो चुका था, तो थोड़ा बड़ा डायग्राम बना रहा हूँ मैं। सेम डायग्राम ही है, कुछ भी चेंज नहीं है, बस बड़ा बना रहा हूँ। तो हमारे पास एक सर्कुलर रीजन है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड है। सर्कुलर रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज द सेंटर ऑफ सर्कुलर रीजन। और इस सर्कुलर रीजन में मैंने यहाँ पर है ना एक रॉड रखी हुई है, एक कंडक्टिंग रॉड प्लेस कर दी मैंने। ये जो कंडक्टिंग रॉड है वो सेंटर से परपेंडिकुलरली x हाइट पे रखी है। कितनी हाइट पे रखी है? x पे। द लेंथ ऑफ रॉड इज l। द लेंथ ऑफ रॉड इज l। ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इज इन द स्पेस, पूरे स्पेस में है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, एक जैसी मैग्नेटिक फील्ड है पूरे स्पेस में। ठीक है, पूरे स्पेस में जैसी मैग्नेटिक फील्ड है। एंड दैट मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग विद टाइम। dB by dt, लेट्स से dB by dt इज अल्फा। मैंने आपको दे दिया dB by dt का एक्सप्रेशन दे दिया, सपोज अल्फा है। कांस्टेंट रेट से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है। ठीक है, चलो। तो अब कांस्टेंट रेट से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तो यहाँ इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। और इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी तो इस रॉड में ईएमएफ आएगा, इस रॉड में ईएमएफ आएगा, है ना। फाइंड ईएमएफ इंड्यूस इन द रॉड। इस रॉड में कितना ईएमएफ आ रहा है ये बताना है। फाइंड ईएमएफ इन द रॉड। क्वेश्चन है फाइंड ईएमएफ इन रॉड। करो, एक बार आप कोशिश करो। आपको हिंट देखो ये रही, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल कर दो किसी पाथ के अलोंग तो उस पाथ में आपको इंड्यूस ईएमएफ मिल जाता है। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल ओवर अ पाथ गिव्स यू ईएमएफ इन दैट पाथ। छोटे छोटे से सेगमेंट लेके जो उनसे लाइन पास हो रही है उससे लेंगे, करेंगे क्या? हाँ, रॉड को छोटे छोटे लेंथ में ये लाइन इंटीग्रल निकाल लो बस। लाइन इंटीग्रल ऑफ इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ये फाइंड कर लो। रॉड पे कहीं पर भी छोटा सा लेंथ लो, छोटी सी लेंथ वेक्टर कंसीडर करो रॉड पे। मान लो ये डीएल वेक्टर है। ठीक है, यहाँ इस लोकेशन पे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है वो निकालो। तो रेडियल डायरेक्शन के टेंजेंट में होती है इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरह से होगी इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। डायरेक्शन मैंने कैसे डिसाइड करी? डीवी बाई डी इज पॉजिटिव, अंदर की तरफ फील्ड बढ़ रही है तो अपोज करने के लिए ऐसे आनी चाहिए इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ऐसे सर्कुलर लूप होंगे, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के ऐसे सर्कुलर लूप होंगे, इस तरह की डायरेक्शन होगी उसकी। तो डायरेक्शन ऐसे होना चाहिए टेंजेंट के अलावा। बस अब यहाँ पे क्या करना है, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना है और इस रॉड के अलोंग मूव कर जाओ। तो इस छोटी सी लेंथ में जो ईएमएफ होगा, छोटा सा ईएमएफ इन छोटी सी लेंथ, डी ईएमएफ, वो लिखोगे वहां जो भी इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं? दोनों का मैग्नीट्यूड और उनके बीच की डायरेक्शन का एंगल cos थीटा। ठीक है, अब ये जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है ना इस लोकेशन पे, वो इस डिस्टेंस r पे डिपेंड करेगी, सेंटर से r डिस्टेंस पे, सेंटर से r डिस्टेंस पे। देखो ये रहा एक्सप्रेशन, सेंटर से r डिस्टेंस पे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती है, तो लिख दो r/2 dv by dt dl into cos थीटा। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आगे आ जाएगा। युवान का आंसर आ गया, वेरी गुड युवान। युवान का सही आंसर आ गया, वेरी गुड। इसके आगे काफी आसान चीज है, थोड़ा सा ट्रिक लगानी है आपको। तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या दिख रहा है, डीबी बाई डी तो कांस्टेंट है, डीएल ये छोटी सी लेंथ है ना। और एंगल थीटा क्या है वहां पर, ये है एंगल थीटा, डीएल वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल, ये थीटा। तो 90 माइनस थीटा, तो देखो ये भी थीटा है। अब ध्यान से देखो, अगर ये एंगल थीटा था तो ये भी थीटा है ना। सो व्हाट इज आर कॉस थीटा? देखो आर कॉस थीटा दिख रहा है वहां पे, व्हाट इज आर कॉस थीटा, वो समझ लिया तो तुम्हारा काम हो जाएगा। दिख रहा है कि आर कॉस थीटा क्या है ना? यस,
तो अगर आप ध्यान से समझ लो तो ये आर कॉस थीटा जो है दिस इज एच, आर कॉस थीटा इज एच। तो अगले स्टेप में हम इसे लिख सकते हैं एच डीवी बाई डी टी बाई 2 इंटू डीएल। अब डीवी बाई डी टी तो पूरे स्पेस में एक जैसा ही है, कांस्टेंट है। एच मैं कहीं पर भी एलिमेंट लूं तो ये एच थोड़ी चेंज होगा, तो ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, बचा डीएल। जब इंटीग्रेशन करेंगे तो डीएल मतलब छोटी सी लेंथ का मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड्स को एड अप कर देंगे, इंटीग्रेशन मतलब एड अप करना, तो टोटल लेंथ आ जाएगी। नाउ टोटल ईएमएफ इन द रॉड, वो इसका इंटीग्रेशन होगा छोटे से ईएमएफ का, तो h by 2 dv by dt इंटू डीएल का इंटीग्रेशन एल हो जाएगा। सही बात है क्या? कि छोटी सी लेंथ का मैग्नीट्यूड था डीएल, और ऐसी सब जगह डीएल डीएल के मैग्नीट्यूड को एड अप करोगे तो टोटल एल लेंथ मिल जाएगी आपको। ठीक है, चलो तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आ गया देखो, एच एल बाई टू इंटू डीबी बाई डी टी, एच एल बाई टू डीबी बाई डी टी। ये एच एल बाई टू क्या है ये ध्यान से समझो, व्हाट इज दिस एच एल बाई टू, व्हाट इज दिस एच एल बाई टू, दिस इज एल, दिस इज एच। तो अगर मैं ट्राइंगल ड्रॉ करूं, रॉड के कॉर्नर्स को सेंटर से ज्वाइन करके एक ट्राइंगल बनाऊं, तो इस ट्राइंगल का ही तो एरिया है ये, है ना? यस, एरिया ऑफ ट्राइंगल है ये। तो हम इसको ऐसा याद रख सकते हैं कि ईएमएफ जो जनरेट हुआ है वो है एरिया इंटू डीबी बाई डी। और अगर फैराडेज लॉ से सोचते तो देखो, इस एरिया में जो ईएमएफ जनरेट होता वो यही तो होता, इस एरिया में जो ईएमएफ जनरेट होता वो यही तो होता, है ना? अगर हम इस एरिया के अंदर चाहते फ्लक्स लिखना तो लिखते ये एरिया इंटू बी, और उसका रेट ऑफ चेंज लिखते जब फ्लक्स का, तो सेम आता, है ना? द फ्लक्स रिलेटेड विद दिस एरिया इज गोइंग टू एरिया इंटू बी, और इसमें जब ईएमएफ लिखते हैं हम तो एरिया तो कांस्टेंट है, डीवी बाई डी मल्टीप्लाई हो जाता, सेम चीज लिखी हुई है देखो यहाँ पर। तो इससे हमको एक ट्रिक मिल रही है, इससे हमको एक ट्रिक मिल रही है कि किसी भी कंडक्टर में हमको अगर ईएमएफ फाइंड करना है तो हमें क्या करना चाहिए, उस कंडक्टर के कॉर्नर्स को सर्कल के सेंटर से ज्वाइन करो, उस कंडक्टर के कॉर्नर्स को सर्कल के सेंटर से ज्वाइन करो, जो ज्योमेट्री बनेगी उसका एरिया निकालो इंटू डीवी बाई डी, इससे आपको ईएमएफ मिल जाएगा। ये जो ट्रिक है ना वो सब जगह लग सकती है, मतलब इस सर्कुलर रीजन वाले सिचुएशंस में। तो मान लो मेरे पास एक आर्क जैसी रॉड थी, एक आर्क शेप की रॉड थी, उसमें मुझे ईएमएफ निकालना है तो वो भी मैं सेम तरीके से कर सकता हूँ। आर्क जैसी रॉड होगी तो ये सेक्टर का एरिया इंटू डीवी बाई डी कर देंगे, अगर आर्क जैसी रॉड होती तो सेक्टर का एरिया इंटू डीवी बाई डी कर देते। आ रहा है समझ में? क्या है, समझ में आ रहा है अच्छे से? यस, ठीक है। पर ये सब ध्यान रखना है, मैंने ये सब जो एलिमेंट्स लिए हैं, रॉड वॉड रखी है, ये सब है ना मैग्नेटिक फील्ड के रीजन के अंदर रखे, तो ये सारी ट्रिक अप्लीकेबल हो रही है। मैग्नेटिक फील्ड के बाहर नहीं गया मैं, क्योंकि बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड बदल जाती है, देखो बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन है वही चेंज हो जाता है, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन बदल जाता है, तो मैं बाहर फाइंड नहीं कर रहा हूँ, अंदर अंदर फाइंड कर रहा हूँ। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो तो नोट कर लीजिए जल्दी से ये। अब मुझे मैग्नेटिक फील्ड के रीजन के अंदर किसी भी तरह का कंडक्टर दे दिया तो उस कंडक्टर का ईएमएफ निकाल सकते हैं, मैग्नीट्यूड। अच्छा, डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या आएगी ईएमएफ की? तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर दोनों का डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो ईएमएफ पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब आप ई इंड्यूस के अलोंग अगर जाओगे तो ईएमएफ पॉजिटिव आएगा। ई इंड्यूस की डायरेक्शन देखो इधर इधर आई थी, उसके अलोंग जाना मतलब इस तरफ जाना, तो उधर जाने पे हायर ईएमएफ, यहाँ जाने पे लोअर। इस रॉड में ईएमएफ की डायरेक्शन पूछी जाए तो ई इंड्यूस की डायरेक्शन से आप ऐसे दिखा सकते हो, ये होगी ईएमएफ की डायरेक्शन, वो वाला एंड हायर ईएमएफ पर होगा, ये वाला एंड लोअर ईएमएफ पर होगा। समझ आ रहा है? ईएमएफ की डायरेक्शन समझ में आ रही है? The direction of induced EMF is along the direction of induced electric field.
नोट कर लीजिए इसको, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो, तो अब इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, देखो आपको। चलो ध्यान से देखिए क्वेश्चन। देयर इज अ कंडक्टिंग रॉड which has some resistance. There is a conducting rod which has some resistance. There is a conducting rod which has some resistance. रॉड में कुछ रेजिस्टेंस है। ये रॉड के एंड्स पर मैंने 1 ओम के रेजिस्टेंस लगा दिए और वो 1 ओम के रेजिस्टेंस एकदम सेंटर ऑफ सर्कल तक जा रहे हैं। वो 1 ओम के रेजिस्टेंस सेंटर ऑफ सर्कल तक जा रहे हैं। ये सर्कल का सेंटर है, वहां तक जा रहे हैं। इस पूरे रीजन में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट थी इनटू द बोर्ड। इस पूरे रीजन में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट थी इनटू द बोर्ड। पूरे सर्कुलर रीजन में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट थी इनटू द बोर्ड, बट दैट मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग विद टाइम 2 टेस्ला पर सेकंड के रेट से। मैग्नेटिक फील्ड वाज इनटू द बोर्ड एंड इट इज चेंजिंग विद टाइम। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन टू यू, द सिचुएशन इज गिवन टू यू। ओके, फाइंड इंड्यूस्ड करंट इन द लूप। फाइंड इंड्यूस्ड करंट इन द लूप। करो ट्राई। इंड्यूस्ड करंट निकालो लूप में कितना है। तो मेरे पास जवाब आ रहा है, वेरी गुड, अच्छे से करिए। रॉड में भी रेजिस्टेंस है, इसका ध्यान रखना। मैंने रॉड का रेजिस्टेंस दिया है, देखो लिखा है, देखो यहाँ 2 ओम रेजिस्टेंस है रॉड के अंदर। चलो बच्चों का आंसर आ रहा है, वेरी गुड। तो अब हमें यहाँ पर ईएमएफ ढूंढेंगे पहली चीज तो इस रॉड में ईएमएफ आएगा, इस रेजिस्टेंस और इस रेजिस्टेंस में ईएमएफ आएगा क्या? ऊपर के दो रेजिस्टेंस में ईएमएफ क्या आएगा? ये दोनों रेजिस्टेंसेस रेडियल डायरेक्शन में है तो इनमें 0 ईएमएफ होगा, बिकॉज इनका जो पाथ है उस पाथ के बिल्कुल परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। आप अगर यहाँ पर सर्कुलर लूप्स बनाओ इलेक्ट्रिक फील्ड के तो वो रेडियस के तो परपेंडिकुलर होते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से क्रॉस करेगी, है ना। मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजिंग विद टाइम, तो उसको अपोज करने के लिए ऐसे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से वो रेडियस के परपेंडिकुलर है, रेडियल डायरेक्शन में ईएमएफ नहीं आता। ये जो लाइन से इनमें ईएमएफ नहीं आता, ठीक है। तो जो भी इस लूप के एरिया में ईएमएफ डेवलप हो रहा है वो पूरा इस रॉड में होगा। जो भी इस लूप के एरिया में ईएमएफ है वो पूरा इस रॉड में होगा। बस इस रॉड का जो ईएमएफ है वो लिख लो, तो उसमें बैटरी जैसा शो कर दो। रॉड में एक रेजिस्टेंस है वो भी उसमें शो कर दो और सर्किट सॉल्व कर दो, ठीक है। ईएमएफ कितना हो जाएगा? हाफ एल इंटू हाइट इंटू डीपी बाई डी। तो देखो ये कितना आ रहा है, 2 वोल्ट। 2 वोल्ट का ईएमएफ, सर्किट में 4 ओम का करंट, तो इंड्यूस करंट क्या होना चाहिए? 2/4, दैट इज हाफ एम्पियर। ये आ गया इंड्यूस करंट का आंसर, ठीक है। चलो अब ये बताओ रॉड के एंड्स का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? रॉड के एंड्स का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ एंड्स ऑफ द रॉड? व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ एंड्स ऑफ द रॉड? What is the potential difference of ends of the rod? कुछ बच्चे बोल रहे नॉट डिफाइंड, कुछ बच्चों का आंसर 1, कुछ बच्चों का 0, कुछ बच्चों का 2 वोल्ट आ रहा है। तो काफी वैरायटी है आंसर में, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज 1 वोल्ट। करेक्ट आंसर इज 1 वोल्ट, ठीक है। यस, E - IR, E - IR से करना है आपको। पोटेंशियल डिफरेंस
टर्मिनल्स ऑफ सेल का निकालते हैं तो ई माइनस आई आर लगाते ना, ये एक तरह से सेल और उसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो ये पूरी रॉड एक सेल प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसके टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस ई माइनस आई आर, इसके टर्मिनल्स का पोटेंशियल डिफरेंस ई माइनस आई आर। तो ये पॉइंट पी और ये क्यू बोला मैंने, तो पोटेंशियल ऑफ क्यू माइनस पोटेंशियल ऑफ पी, दैट शुड बी ई माइनस आई आर से 2 माइनस आई इंटू आर, ये आ जाएगा हमारे पास 1 वोल्ट। सिंपल, जीरो नहीं आएगा, ई माइनस आई आर से 1 वोल्ट आ रहा है। क्लियर, सबको समझ में आ रहा है? ओके अब देखो क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज, क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज, ये यहां बना देता हूं नया क्वेश्चन। क्वेश्चन में स्लाइड चेंज, ये सर्कुलर रीजन और इसमें मैं 3 रॉड रखता हूं, दिस इज अ रॉड, दिस इज अ रॉड, दिस इज अ रॉड। 3 रॉड इस तरह से रखी है कि तीनों एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रही है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, दिस इज द सेंटर ऑफ सर्कल, द सर्कुलर रीजन वो इसका क्या बोलते हैं, सर्कम सर्कल है ना, सर्कम सर्कल। द मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द बोर्ड, पूरे स्पेस में एक जैसी मैग्नेटिक फील्ड है, एंड dB by dt इज 2 टेस्ला पर सेकेंड, dB by dt इज 2 टेस्ला पर सेकेंड। तीनों साइड्स इक्वल लेंथ की है, 2-2 मीटर तीनों साइड की लेंथ ले लो, पर तीनों में रेजिस्टेंस अलग अलग है। इसमें रेजिस्टेंस है 1 ओम, यहाँ रेजिस्टेंस है 2 ओम, और यहाँ का रेजिस्टेंस 3 क्या है, तो इसको मैं 2 ओम 5 कर देते, चलो 2 ओम, 2 नहीं इसको 3 कर देते तो 6 ओम हो जाएगा। तीनों में रेजिस्टेंस अलग अलग है, एंड को नाम दे देता हूँ पी क्यू आर। पोटेंशियल डिफरेंस निकालो तीनों रॉड का, करो फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द 3 रॉड्स, तीनों रॉड का अपना अपना पोटेंशियल डिफरेंस निकालो। तीनों रॉड में कितना कितना पोटेंशियल डिफरेंस है निकालो। चलो अथर्व का जवाब आ गया मेरे पास, अथर्व चेक करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द बोर्ड इंक्रीजिंग विद टाइम, तो तीनों रॉड में ईएमएफ आएगा। तीनों रॉड बिल्कुल एक जैसी है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मैंने बोला था आपको 2 मीटर साइड लेंथ है, तो टोटल जो सर्कल जो टोटल ट्रायंगल का एरिया जो होगा वो तीनों के लिए 1/3 हो जाएगा सेंटर से ज्वाइन करने पे। ठीक है, कितना एरिया होगा ये एरिया निकाल लेते हैं। तो पूरे ट्रायंगल की जो हाइट होगी, ये एंगल 30 डिग्री होगा, तो 2 cos 30, 2 cos 30, cos 30 √3/2, तो √3, ये हाइट √3, तो पूरे ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट, तो पूरे ट्रायंगल का एरिया √3 हो गया, तो 1/3 एरिया कितना हो जाएगा, 1/√3, 1/√3।
ये समझ में आ रहा है क्या? हर रॉड के साथ 1/√3 का एरिया है। अब 1/√3 का एरिया है dv by dt 2 टेस्ला, तो एरिया इंटू dv by dt यही होता था ईएमएफ। तो 1/√3 इंटू 2/√3 का ईएमएफ। हर रॉड में 2/√3 का ईएमएफ, यहाँ पर भी 2/√3 का ईएमएफ, यहाँ पर भी 2/√3 का ईएमएफ, और यहाँ पर भी 2/√3 का ईएमएफ। 2/√3। बोलो ये क्लियर है क्या? ठीक है। 1/√3 आ रही है हाइट। हाइट एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। ये पूरी 2 मीटर थी। 2 मीटर का cos 30, 2 cos 30, 2 cos 30, cos 30 √3/2, तो 2 into √3/2 √3 आएगा। टोटल ट्राइंगल क्या है? √3 आएगी। तो टोटल ट्राइंगल का एरिया होगा हाफ बेस इंटू हाइट। ये टोटल ट्राइंगल का एरिया। टोटल ट्राइंगल का एरिया आ गया मेरे पास √3। तो हर एक साइड का सेंटर से एरिया क्या होगा? 1/3 ऑफ दिस, 1/√3, है ना? हाँ सही है। चलो, इसमें कोई डाउट अभी तक? 1/√3 शायद आपने ना वो एक ट्राइंगल की हाइट निकाली, मतलब छोटे वाले की, और मैंने पूरे ट्राइंगल की हाइट निकाली है, तो ये आपको कंफ्यूजन हो गया होगा। मैंने पूरे ट्राइंगल की हाइट को बोला था √3। ठीक है, तो ये चीज देख लेना। अब हमको ईएमएफ सब पता चल गया, तो अब अपन रेजिस्टेंस पता है सभी में, तो अब कर सकते। रेजिस्टेंस पता है सभी में तो कर सकते। तो यहाँ का रेजिस्टेंस देखो कितना दिया था? 1 ओम। करंट निकाल लो कितना होगा? 2/√3, 2/√3, 2/√3, तीनों साइक्लिक ऑर्डर में ऐड हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2/√3 प्लस 2/√3 प्लस 2/√3 मतलब 3 into 2/√3, 2√3। 2√3 का ईएमएफ और 6 ओम। तो इंड्यूस करंट क्या होना चाहिए यहाँ पर? 2√3/6। ये इंड्यूस करंट आ गया। बस अब सबका ईएमएफ आसानी से, सबका पोटेंशियल डिफरेंस आसानी से लिख सकते हो। पोटेंशियल ऑफ Q विद रिस्पेक्ट टू P, E minus IR, 2/√3 minus I into resistance here is 1। अरेंज कर दो, यू विल गेट योर आंसर। ये 2 से नीचे डिवाइड करा तो ये √3, 2/√3 माइनस 2 से डिवाइड करा 1/3, तो 1/√3, तो आ रहा 1/√3। इसका 1/√3 आ गया। ऐसे अब सबका निकाल लो, हो जाएगा। PR का नेगेटिव आ रहा है, हाँ आने दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, हमें नेगेटिव आ जाए तो। पोटेंशियल ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू R हो जाएगा 2/√3, दिस इज द EMF, 2/√3 माइनस IR, I और R इसमें 3 ओम है, -3 into I कितना था? 2√3/6। तो ये सॉल्व कर दो, जा रहा है 2/√3 माइनस √3, एलसीएम ले लो, तो 2 - 3/√3 दैट इज -1/√3। कोई समस्या नहीं, आने दो नेगेटिव। ये आ गया आंसर। चलो अब मुझे लगता है सब हो गया आपकी। ये अगर कंप्लीट हो गया क्वेश्चन तो नेक्स्ट करो। RQ का 0, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन करो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। EMF in the QR segment, ये देखो PQRSTO, ये ऐसा हमारे पास एक रेक्टेंगल है। इस रेक्टेंगल का आपको अरेंजमेंट दिख रहा है अच्छे से? क्या है ये? मैंने सर्कुलर रीजन दिखाया है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट थी, बट वो चेंज हो रही है टाइम के साथ। ओनली सर्कुलर रीजन में मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रही है। अब QR सेगमेंट में आपको मैंने EMF पूछा है, ओनली QR सेगमेंट का EMF पूछा है। करो ट्राई। QR सेगमेंट का EMF पूछा है। गोपाल क्या डाउट पूछ रहे हो? 2/√3 आएगा क्या करंट में? क्या पूछ रहे हो गोपाल? इस वाले क्वेश्चन का पूछ रहे हो क्या आप गोपाल? हाँ क्या ये 2√3/6 आया था ना करंट बेटा? देखो सबका EMF मैंने ऐड कर दिया, सबका EMF 2/√3, 2/√3, 2/√3, तो 2√3 हो गया डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस, तो इससे करंट आ गया। ठीक है, अच्छा ओके बेटा, ठीक है। चलो QR सेगमेंट का EMF पूछा है और 0 आंसर नहीं है मेरे पास, एक आंसर 0 आया है, 0 गलत है। नेक्स्ट में क्या निकालना है? QR सेगमेंट का EMF।
ये देखो ये मैंने पी क्यू आर एस टी ओ ये एक सेगमेंट एक पूरा लूप दिया है, इसमें से क्यू आर सेगमेंट में कितना ईएमएफ आ रहा है ये बताना है। करो जल्दी से। चलो ये क्वेश्चन जल्दी से कर लो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन समझाता हूँ कि क्या है। और इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं मैंने दिया है, मैं तो क्योंकि ईएमएफ पूछ रहा हूँ, ईएमएफ निकालने के लिए रेजिस्टेंस की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। ओके, क्यूआर सेगमेंट का आपको ईएमएफ पूछा है, तो इसको ट्रिक से करेंगे हम। देखो ध्यान से, ये मैंने जो सेगमेंट दिया है वो लूप के बाहर है, लूप के बाहर है। तो लूप जहां पर मैग्नेटिक फील्ड का प्रेजेंस होता है, जहां मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस है उसके बाहर है। तो ऐसे सेगमेंट में हमने ईएमएफ निकालना नहीं सीखा, मैंने अंदर वाले सेगमेंट में सिखाया था आपको, पर बाहर नहीं सिखाया था आपको, ठीक है। तो इसको हमको ट्रिक से करना पड़ेगा, इसको है ना, हम डायरेक्ट तरीका नहीं सीखा हमने इसका। तो हम सबसे पहले तो देखो कि जो भी मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर रीजन में है उससे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लूप्स में जनरेट होती है, और जो ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के लूप्स आएंगे, बिकॉज ऑफ दैट इस पूरे पीटी सेगमेंट में, पीओटी में कोई ईएमएफ आएगा क्या, बताओ। पीओटी इस सेगमेंट में कोई भी ईएमएफ आएगा क्या, नहीं आने वाला है, सिंपल सी बात है ना, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू दिस सेगमेंट, तो ई डॉट डीएल जीरो होगा इसमें, ठीक है। चलो, क्या पूरे पी क्यू आर एस टी ओ सेगमेंट में ईएमएफ आएगा, पूरे स्क्वायर ये जो रेक्टेंगल है उसमें ईएमएफ आएगा, हाँ आना चाहिए, है ना। क्यों आना चाहिए, बिकॉज इसमें कुछ एरिया है जिससे मैग्नेटिक फील्ड है वो टाइम के साथ चेंज हो रही है। तो बाय सिंपली फैराडे लॉ से हम बोल सकते हैं कि ये एरिया जो है, इस एरिया में मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है टाइम के साथ, तो ईएमएफ आएगा, है ना, सिंपल सी बात है, आएगा। यस। तो अब ये बताओ कि पी क्यू, क्यू आर, आर एस और एस टी, ये सारे सेगमेंट आइडेंटिकल है कि नहीं, पीक्यू सेगमेंट, क्यूआर सेगमेंट, आरएस सेगमेंट और टीएस सेगमेंट, इनमें कोई फर्क है क्या, ये सेगमेंट भी सेंटर पे 45 डिग्री का एंगल बनाएगा, ये भी 45 का एंगल बनाएगा, इस सेगमेंट का एक पॉइंट लूप पर टेंजेंट है, दूसरा पॉइंट कहीं एंगल पर है, ये सेगमेंट के साथ भी ऐसा, इसके साथ भी ऐसा, ये तीनों, ये चार सेगमेंट बिल्कुल आइडेंटिकल है। दिस सेगमेंट, दिस सेगमेंट, दिस सेगमेंट और दिस सेगमेंट, ये चारों ही क्या कर रहे हैं, सेंटर पे 45 डिग्री का एंगल बनाएंगे, 45 या जो भी होने वाला है एक जैसा एंगल बनाएंगे, है ना, तो बिल्कुल आइडेंटिकल है। तो इन चारों में एक जैसा ईएमएफ होना चाहिए। सिमेट्री से हमको दिखा कि ईएमएफ इन PQ should equal to QR should equal to RS should equal to ST, और इन चारों का जो ईएमएफ है प्लस इसका ईएमएफ, ये टोटल ईएमएफ तो आप निकाल सकते हो। टोटल ईएमएफ हो जाएगा एरिया विच इज गोइंग टू बी पाई आर स्क्वायर बाय 2, रेडियस 1 मीटर दी है, तो पाई आर स्क्वायर बाय 2 इनटू डीवी बाय डीटी विच इज 1। तो ये आ गया हमारे पास टोटल ईएमएफ, और टोटल ईएमएफ इस सेगमेंट में तो है ही नहीं और इन चारों में आइडेंटिकल था, तो दिस शुड बी इक्वल टू 4E। तो एक ईएमएफ जो है सेगमेंट क्यूआर का ईएमएफ है ना, वो मिल जाएगा हमको, ये बाय 4 कर दो यहाँ पे, तो पाई बाय 8 आ गया, देखो
देखो आ रहा है क्या? ये समझने की कोशिश करो कि ये सब एकदम आइडेंटिकल है ना? तो इनमें ईएमएफ एकदम सेम होगा, तो टोटल ईएमएफ इन चारों में इक्वल इक्वल ई ई ई ई 4E शुड इक्वल टू टोटल ईएमएफ। ठीक है अंशुल? इस सेगमेंट का ईएमएफ, इस सेगमेंट का ईएमएफ, इस सेगमेंट का ईएमएफ, इस सेगमेंट का ईएमएफ सब में सेम था, सबको ई मान लिया, तो ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई 4E, इसमें तो जीरो था, तो 4E शुड बी इक्वल टू टोटल ईएमएफ। टोटल ईएमएफ तो आसानी से लिख सकते हैं ना, ये एरिया इनटू डीवी बाय डीटी, तो एरिया इनटू डीवी बाय डीटी से टोटल ईएमएफ इक्वल टू 4E, तो ई आ गया। चलो वो क्वेश्चन क्लियर सबको? यस सर। हाँ बोलो। सर अगर हम वो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड में जो भी प्रूफ किए उसमें देखें, तो अगर बीच में कोई सर्कुलर रीजन में मैग्नेटिक फील्ड हटा दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मतलब फिर से बोलो। मतलब बीच के कुछ रीजन में, सर्कुलर रीजन में अगर मैग्नेटिक फील्ड ना हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब क्या कहना चाह रहे हो, थोड़ा और अच्छे से पूरा कंटेक्स्ट क्या है समझाओ, क्या बोल रहे हो? अब जैसे ये वाला सर्कल है, तो इसमें जो सबसे छोटा वाला सर्कल है बनाया, इसमें अगर मैग्नेटिक फील्ड ना हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। हाँ सर्कुलर सिमेट्रिक रहेगी स्टिल, बिल्कुल सही। हाँ, तो यस एक पूरा इसमें हम इनफाइनाइट रेडियस का एक मतलब पूरा मैग्नेटिक फील्ड ले लें, और ओ आर रेडियस के बाहर में एक नेगेटिव मतलब अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर कर लें, तो हाँ दोनों का ईएमएफ, दोनों से ईएमएफ निकाल के ऐड करके कर सकते हैं क्या? हाँ लग तो रहा है सही है आपका ट्रिक, सही है ना? सही है, लग तो रहा है सही है। ठीक है, पर इतना क्यों लंबा करेंगे अपन, इतना लंबा क्यों करेंगे? ठीक है, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला याद है ना, तो जल्दी हो सकता है। नहीं उसमें डायरेक्ट फॉर्मूला कैसे यूज होगा? वो एरिया वाला, एरिया इंटू एक डीबी बाई दो डीटी। चीजें निकालना पड़ेगा ना, उसमें से एक में डायरेक्ट फॉर्मूला यूज होगा, दूसरे में हाँ ठीक। है ना अननेसेसरी लंबा हो जाएगा। ठीक है, और अंशुल पूछ रहा है वो जो एम्प्टी स्पेस है रेक्टेंगल में, वहां मैग्नेटिक फील्ड नहीं है क्या? हाँ अंशुल मैंने बताया था ना, इसमें केवल आर रेडियस के सर्कल में मैग्नेटिक फील्ड थी, बाकी जगह थोड़ी थी। हाँ इंटीग्रेशन से भी आ जाता बट लंबा पड़ता। हाँ इंटीग्रेशन से भी कर सकते हो, ये जो बाहर के सेगमेंट से बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो कितनी होती है, फिर उसको इंटीग्रेट करके करो। अब वो वैसे भी ट्राई करना आप, उससे क्या आता है चेक करना। ठीक है चलो, वैभव बोल रहा है सेम आया, बहुत बढ़िया वैभव, तो आप आपका सॉल्यूशन भेजना हमारे ग्रुप पे, है ना? हाँ ठीक है, तो अपन एक और तरीका आ जाएगा देखो सबको फिर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, है ना? मैं वैसे तो ये क्लास में नहीं करा था, लेकिन ठीक है आप सब अच्छे फ्लो में चल रहे हो तो मैंने बोला चलो ये भी क्लास में कर लेते हैं। तो एक एक सर्कुलर रीजन है, एक सर्कुलर रीजन है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट नहीं थी, पहले पहले कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी, इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड वाज जीरो, है ना? आप ऐसा सोच सकते हो कि हम एक सोलोनॉइड के अंदर खड़े, एक सोलोनॉइड के अंदर खड़े, सोलोनॉइड का क्रॉस सेक्शन है ये, और उसके अंदर खड़े। अब क्या हुआ, बहुत छोटे से टाइम में अचानक मैंने मैग्नेटिक फील्ड स्विच ऑन कर दी, अचानक से मैग्नेटिक फील्ड स्विच ऑन करी, तो सोलोनॉइड में करंट किसने प्रोड्यूस कर दिया, जिससे मैग्नेटिक फील्ड स्विच ऑन हो गई। कितनी मैग्नेटिक फील्ड आ गई? बी। पहले मैग्नेटिक फील्ड जीरो थी, बाद में बी आ गई, स्मॉल टाइम में जीरो से बी हो गई मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब वो जो सर्कुलर रीजन था ना, उसमें सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे एक चार्ज रखा हुआ था क्यू और मास एम का, एक चार्ज रखा हुआ था जिसका चार्ज क्यू मास है। ठीक, जैसे मैग्नेटिक फील्ड स्विच ऑन करोगे ये चार्ज सर्कुलर पाथ में मूव करने लग जाएगा, जैसे मैग्नेटिक फील्ड स्विच ऑन करोगे चार्ज सर्कुलर पाथ में मूव करने लग जाएगा। रेस्ट पे रखा हुआ है, कुछ भी नहीं करा हमने, इसको बस रखा हुआ था, हमने सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड स्विच ऑन करी तो सर्कुलर पाथ में मूव करने लग जाएगा। उसकी रेडियस निकालो, और मुझे सबसे पहले तो ये बताओ कि क्यों मूव करने लग जाएगा। As soon as magnetic field is switched on, suddenly the charge will start to move in a circular path. So first explain why it will start to move in circular path. Second, find radius of that circular path.
शांतनु ने जवाब दिया है, सिद्धेश ने जवाब दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। यस विघ्नेश। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनने से क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड से टेंजेंशियल स्पीड आएगी, फोर्स लगेगा तो वेलोसिटी गेन लगे करेगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, है ना। इट विल गेन सम वेलोसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड विच इज परपेंडिकुलर टू बी। यस बिल्कुल सही। यस। तो जैसे मैग्नेटिक फील्ड स्विच ऑन करोगे तो जस्ट स्विच ऑन करने से क्या होगा? अचानक से मैग्नेटिक फील्ड का चेंज हुआ तो फोर्स जनरेट होगा इस चार्ज पे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगी। जितने टाइम में मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, मान लो दैट टाइम इट इज वेरी स्मॉल, दैट टाइम इज डेल्टा टी, दैट इज वेरी स्मॉल, मान लो डेल्टा टी टाइम। तो छोटे से टाइम में कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड तो इंड्यूस हो जाएगी, और जो वो छोटा सा टाइम है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो छोटे से टाइम में इससे फोर्स लगेगा। फोर्स लगेगा तो फोर्स इनटू टाइम इंपल्स आएगा। इंपल्स से चेंज इन मोमेंटम मतलब वेलोसिटी गेन हो जाएगी। वेलोसिटी गेन हो गई और बाद में मैग्नेटिक फील्ड आने वाली है तो घूमने लग जाएगा ये, है ना। तो अब बताओ फटाफट रेडियस क्या आएगी इसकी। समय का तो जवाब भी आ गया, बिल्कुल सही। स्मॉल टाइम डेल्टा टी में कितना टॉर्क, कितना इंपल्स लगा, इंपल्स से फटाफट रेडियस निकालो, करो जल्दी से। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड वो होगी आर बाय टू डीबी बाई डी टी। डीबी हो जाएगा चेंज इन फील्ड, बी माइनस जीरो बाई डेल्टा टी। ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज, जो पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स, फोर्स इंटू डेल्टा टी, पार्टिकल पे लगने वाला इंपल्स, इंपल्स हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम, तो पार्टिकल का फाइनल मोमेंटम आ गया। फाइनल मोमेंटम, मोमेंटम अपॉन क्यू बी, ये होती है रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। ये आ गया आंसर एक ही स्टेप में। ठीक है, देखो Q से Q कैंसिल, B से B कैंसिल, डेल्टा टी कैंसिल, आंसर आ रहा है R बाय टू। आंसर आया समझ में? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? ओ मतलब स्टेशनरी पार्टिकल को भी मूव कर सकते हैं बी से। यस सोहम, ये बहुत अच्छी चीज कैच करी आपने। ये एक क्वेश्चन में मैंने देखा है, क्वेश्चन में जरूरत पड़ती है। अब वो क्वेश्चन अभी तो है नहीं आपके सामने, लेकिन जब आएगा तब याद रखना। कोई स्टेशनरी पार्टिकल है, अचानक मैग्नेटिक फील्ड स्विच ऑन कर दो तो अचानक वो मोशन में भी आ सकता है। मैग्नेटिक फील्ड कैन बी यूज टू स्टार्ट द मोशन ऑफ पार्टिकल। ठीक है, हाँ, पर वो मोशन स्टार्ट वो मतलब अलग, आप जैसा चाहते हो हमेशा वैसा नहीं करेगा। ठीक है, वो अभी सर्कुलर पाथ पे चल रहा है ना। ठीक है, चलो। तो काफी अपन ने क्वेश्चन देख लिया अब इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड पे। अब क्वेश्चन देखो इनफाइनाइट होते हैं, तो मैं तो अब यहाँ पे रुकता हूँ, इतना सफिशिएंट है। कुछ इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट और है इसके अंदर। अब वो ठीक है, जैसे जैसे टाइम के साथ हमको मिलेंगे क्वेश्चन तब करेंगे। क्वेश्चन बैंक 1 2 3 4 मिल जाएंगे हमको। इरोडो का एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फेमस क्वेश्चन है, वो भी अपन देखेंगे कभी। ठीक है, चलो अभी तो अपन आगे बढ़ते हैं। हमारे क्वेश्चन बैंक में भी मिल जाएगा वैसा क्वेश्चन, तो इसलिए हम वो देख तो लेंगे बाद में। अभी अपन आगे की चीज स्टार्ट करते हैं। बिगर बॉक्स होमवर्क में दिया था आपको मैंने, आई होप सबने कर लिया है। बिगिनर बॉक्स 5, चलो कर लिया है, बहुत बढ़िया। तो अब बिगिनर बॉक्स डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। माधव ने बोला क्वेश्चन नंबर 2। एक मिनट रुकिए, मैं ओपन कर लूं। तो BB5 का क्वेश्चन नंबर 2। In the cylindrical region, uniform magnetic field which is perpendicular to the plane of figure is increasing with time in conducting ring rod PQ is placed in the region. Find कौन सा पॉइंट हायर पोटेंशियल पे होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ बढ़ रही है, तो आप सोच सकते हो यार इसके अंदर, अभी आज ही बताया ना, जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वही ईएमएफ की डायरेक्शन होती है। तो जहां ईएमएफ हायर होगा वहां हायर पोटेंशियल होगा। मैग्नेटिक फील्ड अंदर टाइम के साथ बढ़ रही है,
ये बड़ी अपोज करना है, ऐसे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लाइक दिस, डायरेक्शन में इधर होगी, इधर की तरफ इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन है, ये हायर ये लोअर, ये पॉइंट हायर, तो है ना। हाँ वो आंसर में इसमें शायद कुछ मिस्टेक है, क्यू पॉइंट हायर पोटेंशियल पर है, क्यू पॉइंट हायर पोटेंशियल पे है, पी लोअर पोटेंशियल पे होगा, समझे। हाँ इक्वी पोटेंशियल नहीं होगा, ये कंडक्टिंग दी है हमको, कंडक्टिंग रॉड दी है, तो जब कंडक्टिंग रॉड होगी ना, तो कंडक्टिंग रॉड में एक लॉजिक में बता देता हूँ वो इक्वी पोटेंशियल कैसे कह रहे हैं, है ना। वो ऐसा बोल रहे हैं, इक्वी पोटेंशियल का लॉजिक क्या है मैं समझा देता हूँ। उनका ऐसा कहना है कि इक्वी पोटेंशियल इसलिए क्योंकि अंदर अब चार्ज मोशन में नहीं होंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक की सिचुएशन होगी, चार्ज मोशन में नहीं होंगे, तो हर जगह एक जैसा पोटेंशियल होगा, ऐसा कहना चाह रहे हैं। पर प्रॉब्लम यह है कि वहां पर है ना, जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको अपन पोटेंशियल, उससे पोटेंशियल डिफाइन नहीं होता है। वह ये बात तो सही है कि इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्सटर्नल फील्ड दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, तो नेट फोर्स जीरो। तो कोई ऐसा सोच सकता है कि इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल और एक्सटर्नल फील्ड जो चार्ज एक्यूमुलेट होने से फील्ड आएगी, दोनों का पोटेंशियल कैंसिल हो गया। पर प्रॉब्लम ये है कि इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल थोड़ी डिफाइन होता है, पोटेंशियल सिर्फ कंजर्वेटिव से डिफाइन होगा, तो जीरो आंसर गलत है, ठीक है। क्लियर। इसके सॉल्यूशन को देखा कि आपने सॉल्यूशन में क्या लिखा है, सर बीबी के सॉल्यूशन में रॉड में चार्ज के कारण अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। हाँ ये हमने भी तो पढ़ा है, हमने भी तो यही पढ़ा है भाई, जो चार्जेस एक्यूमुलेट होते हैं उनसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनती है उससे ही पोटेंशियल डिफाइन होता है, तो वही तो मैं भी बोल रहा था अभी। भाई चार्ज एक्यूमुलेट होंगे, सही आंसर क्या होगा देखो, एस पर मी माय नॉलेज क्यू इज हायर पोटेंशियल, पी इज एट लोअर पोटेंशियल, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो पी वाले एंड पे इकट्ठा होंगे और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस से एक कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट बिल्कुल ईएमएफ आएगा, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट हायर पोटेंशियल होगा। चलो है ना, ठीक है। और कोई डाउट, एनी अदर डाउट। 4 नंबर भी आया, क्वेश्चन नंबर 4, AB and CD are fixed conducting smooth rails placed in vertical plane and joined by constant current source. The upper end PQ is a conducting rod which is free to slide on the rail. Horizontal uniform magnetic field exists in the space if the PQ is released from the rest. देखो ऊपर करंट सोर्स जो है वो कांस्टेंट है, पढ़ो वहां क्वेश्चन में क्या लिखा है। ऊपर जो लिखा है कि कंडक्टिंग रॉड विच इज फ्री टू स्लाइड, और सबसे ऊपर फिक्स कंडक्टिंग स्पून वर्टिकल प्लेन, कांस्टेंट करंट सोर्स। क्वेश्चन की सेकंड लाइन में पढ़ो, वहां पे लिखा है कांस्टेंट करंट सोर्स। कांस्टेंट करंट सोर्स का मतलब क्या हो गया, सर्किट में करंट चेंज नहीं हो सकता, करंट कांस्टेंट, करंट कांस्टेंट तो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स कांस्टेंट, नीचे mg, ऊपर करंट सोर्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स, दोनों में से जो बड़ा होगा उस डायरेक्शन में रॉड मूव कर जाएगी, समझ में बात। मोशनल ईएमएफ वगैरह होगा लेकिन, हाँ बोलो सर, ये रॉड मूव करेगी तो उसमें कुछ वेलोसिटी आएगी, तो उसकी वजह से भी तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी ना सर। उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल थोड़ी चेंज हो जाएगी, उसकी वजह से एक्सटर्नल थोड़ी चेंज होगी। और दूसरी चीज, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो उससे क्या चाहते हो आप, मान लो चेंज हो गई, मैं चलो एग्री करता हूँ चेंज हो रही है, फिर आगे आगे बोलो। फोर्स चेंज होगा, फोर्स बेटा खुद की मैग्नेटिक फील्ड खुद पे थोड़ी फोर्स लगाती, एक्सटर्नल फील्ड से फोर्स देखेंगे ना बंदो, समझे कुछ। ओके चलो, अब शांतनु बोल रहा है करंट इंड्यूस क्यों नहीं हो रहा है,
क्वेश्चन में क्योंकि कहा है करंट कांस्टेंट है, तो हम तो मान के चलेंगे कांस्टेंट है। इंड्यूस हो रहा है नहीं हो रहा है अपन को बात ही नहीं करना है, हमको बोल दिया ना क्वेश्चन में करंट कांस्टेंट है, तो करंट कांस्टेंट मान के चलो। शांतनु, ओके चलो। Because electric field changes are induced on ends and rod is in equilibrium, net electric field becomes zero, hence potential of the rod become constant. अच्छा, सेकंड के सॉल्यूशन में लिखा है। सो मेरे को जो लग रहा था वही लिखा है। देखो उन्होंने क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चार्जेस आर इंड्यूस्ड ऑन द एंड्स ऑफ द रॉड और इक्विलिब्रियम में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहती है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहती है, वो तो मैंने भी एग्री करा कि अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाती है। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्सटर्नल ये जो चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड आई वो नेट जीरो हो जाती है क्वेश्चन नंबर सेकंड में। लेकिन पोटेंशियल केवल इस कंजर्वेटिव फील्ड से डिफाइन होता है, दूसरी फील्ड से पोटेंशियल थोड़ी डिफाइन होता है। हाँ ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो से पोटेंशियल जीरो नहीं बोल सकते, क्योंकि वो दूसरी जो फील्ड है उससे पोटेंशियल डिफाइन ही नहीं होता है। ठीक है, ओके। ये क्वेश्चन का आंसर सही कराना पड़ेगा यार, ये मतलब है ना, पता नहीं किसी ने गलत कर दिया इसको सही करवाते हैं। चलो, ये अच्छी चीज याद दिलाई यार, इसको मैं आज ही भेजता हूँ, मैसेज अभी भेज देता हूँ, भूल जाऊंगा मेरे के बाद में। कौन सा है, BB5 क्वेश्चन 2। एक सेकंड रुकिएगा। चलो आगे, तो एक मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आया है 6 नंबर। इन द अबव क्वेश्चन फाइंड द एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड इन द टेंजेंशियल डायरेक्शन इंड्यूस्ड ड्यू टू द चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो ये क्वेश्चन जो दिया है फिफ्थ वाला, उसका अगला पार्ट है 6, और फिफ्थ में हमको बोला है कि सर्कुलर लूप है, रेडियस 1 मीटर का, मैग्नेटिक फील्ड 60 दे दी है, इंड्यूस्ड ईएमएफ पूछा था कॉइल में, और सेकंड में पूछा है कि टेंजेंशियल डायरेक्शन में एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनेगी। तो द ईएमएफ इंड्यूस्ड कहा पूछा है, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल इन द प्लेन ऑफ द कॉइल परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। रेडियस 1 मीटर में बोला है, रेडियस 1 मीटर, तो रेडियस 1 मीटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो ना, आपको फॉर्मूला तो पढ़ा हुआ है ना आपने, तो 1 मीटर रेडियस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपको तो पता है, R/2 dV/dt हो गया। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना आता है, सर्कुलर रीजन में इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर से r डिस्टेंस पे R/2 dV/dt हो गया। ठीक है, चलो और कोई डाउट यशवर्धन, आंसर समझ में आ गया क्या करना है? यस ठीक है, ओके बच्चों। तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पोर्शन अपना खत्म, तो एक तरह से ईएमआई हमारा आधा खत्म हो गया। अब ईएमआई में बाकी आधी चीजें वो स्टार्ट करते हैं अपन। अब ईएमआई का नेक्स्ट पोर्शन है रिलेटेड टू सेल्फ इंडक्शन और इंडक्टर। सेल्फ इंडक्शन और इंडक्टर, सेल्फ इंडक्शन हमको ऑलरेडी आता है। आज डीसीएस कितने बचे हैं? हाँ अच्छा हुआ डीसीएस की बात कर ली। तो हम 130 पे डीसीएस कर ले आज, 130 ओके ठीक है ना। गोपाल बोल रहा है नो, क्यों गोपाल, क्या डाउट, क्या दिक्कत है? बहुत जल्दी क्या, 2 बजे से था, मैं 1:30 बजे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरी 3 बजे से दूसरी क्लास है, तो वो क्या होता है फिर बहुत जल्दी मतलब छोड़ के दूसरी क्लास लेना, और फिर वो लगातार क्लास है मेरी एक्चुअली। अच्छा तो आज प्लीज सर से बोलना, आज रिक्वेस्ट करना यार कि सर क्लास एक्सटेंड नहीं करे, है ना? ठीक है, बस आज के लिए आप थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर लो सर से, है ना? हाँ हाँ बस वही ऐसा कर लेना, ठीक है चलो। नहीं तो फिर क्या होगा, टाइम मैच से अपना होगा नहीं, तो फिर वो अननेसेसरी पेंडिंग रह जाएगा। ओके बच्चों चलो, सेल्फ इंडक्शन। अब सेल्फ इंडक्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है वो समझते हैं।
ऐसा हमको कुछ नया नहीं सीखना है, हमको ऑलरेडी सीख चुके हैं हम तो सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, कोई बहुत नई चीज नहीं पढ़ना है तुमको। देखो समझते कि क्या होता है सेल्फ इंडक्शन। मान लो मेरे पास एक सर्किट है, इस सर्किट में एक बैटरी थी, एक रेजिस्टेंस था और एक स्विच था। एक सर्किट है जिसमें एक बैटरी थी, रेजिस्टेंस था, स्विच था। बैटरी का ईएमएफ मान लीजिए ई है, स्विच को हम स्विच ऑन कर रहे हैं एट टी इक्वल टू 0 और रेजिस्टेंस आर है। जब तुम स्विच को स्विच ऑन करते हो उससे पहले सर्किट में कोई करंट था नहीं, स्विच को स्विच ऑन करोगे उसके बाद सर्किट में करंट आ जाएगा, है ना। टी 0 से पहले की सिचुएशन देखोगे, एट टी लेस देन 0 यहाँ कोई करंट नहीं है, करंट इज 0, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में 0 है, कोई मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं है, ठीक है। और जब तुम स्विच ऑन कर दोगे सर्किट को उसके बाद क्या होगा, T0 के बाद की सिचुएशन देखे अपन, 0 पे तुमने स्विच ऑन करा, T ग्रेटर देन 0 पे देखा अगर हमने सर्किट में, यहाँ R ये EMF E, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी। क्यों क्रिएट होगी, बिकॉज सर्किट में कुछ करंट आ जाएगा, राइट। Initially there was no magnetic field because nowhere current was there. Now there is some magnetic field through the area of the loop. यहाँ से जो वायर्स के करंट है, ये वायर अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, इसमें करंट की वजह से भी अंदर मैग्नेटिक फील्ड, इसकी वजह से भी अंदर मैग्नेटिक फील्ड, इसकी वजह से भी अंदर मैग्नेटिक फील्ड, तो सभी जो वायर्स है सबकी वजह से सेम डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, तो कुछ फ्लक्स प्रोड्यूस हो जाएगा ना लूप से। पहले फ्लक्स 0 था, बाद में फ्लक्स आ गया, पहले फ्लक्स 0 था, यहाँ पे फ्लक्स 0 इनिशियली और यहाँ पे फ्लक्स नॉन जीरो है। तो किसी सर्किट में अपने ही करंट से भी तो फ्लक्स लिंक हो सकता है, खुद के ही करंट से फ्लक्स लिंक हो सकता है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। किसी सर्किट में अपने ही करंट से फ्लक्स लिंक हो सकता है, ये जो प्रॉपर्टी है कि खुद के करंट से खुद में फ्लक्स आ जाता है, इसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन, इसी को बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। और अगर अपना ही करंट बदले, देखो यहाँ पे करंट पहले 0 और बाद में करंट प्रोड्यूस हो गया, करंट बदलने से फ्लक्स बदला, फ्लक्स बदलने से ईएमएफ भी आएगा, बाय फैराडेस लॉ कुछ ईएमएफ इंड्यूस होगा, वो हो जाएगा, डायरेक्शन के लिए माइनस साइन लगा रहा हूं मैं, चेंज इन फ्लक्स अपॉन चेंज इन टाइम, तो कुछ ईएमएफ भी इंड्यूस होगा। तो अपने ही करंट के चेंज होने से, अपने ही फ्लक्स चेंज होने से अपने ही में ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाना, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। हाँ यशवर्धन बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो ये जो सेल्फ इंडक्शन की प्रॉपर्टी है ना, वो हर सर्किट में होती है, कोई भी सर्किट ऐसा है ही नहीं जिसमें ये प्रॉपर्टी नहीं होगी भाई। हर सर्किट में अगर अपन उसको ऐसे डिजाइन कर दे कि भाई मैग्नेटिक फील्ड 0 आ जाए तो बात अलग है। नॉर्मली अगर अपन ने कोई सर्किट बनाया, इस तरह का जो सर्किट बनाते हैं अपन, इसमें तो सेल्फ इंडक्शन होगा ही होगा, हर सर्किट में सेल्फ इंडक्शन की प्रॉपर्टी होगी। और बिकॉज ऑफ दिस सेल्फ इंडक्शन प्रॉपर्टी अचानक से करंट प्रोड्यूस भी नहीं होता, सर्किट अचानक से करंट के प्रोडक्शन का अपोज करता है, वो धीरे धीरे प्रोड्यूस होता है, वो अपन आगे बातें करेंगे, पर अभी बस प्रॉपर्टी समझने पे ध्यान दो। किसी भी सर्किट में खुद के ही करंट के प्रोड्यूस होने से खुद में फ्लक्स लिंक हो जाता है, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। क्या ये क्लियर है? अच्छे से चलो इसको लिख लीजिए अच्छे से, है ना, इसको सेंटेंस बना के लिख लीजिए। अ सर्किट अंतिम फ्लक्स कांस्टेंट हुआ तो भी प्रॉपर्टी तो है ना कि अपने करंट से अपने में फ्लक्स आता है, तो उसको भी सेल्फ इंडक्शन की प्रॉपर्टी बोलेंगे, ठीक है। लिखो, अ सर्किट और लूप may have magnetic flux, a circuit or loop may have magnetic flux associated with it due to current in itself, a circuit or loop may have magnetic flux associated with itself due to current in itself, a circuit or loop
may have magnetic flux associated with it due to current in itself, and when the current through the loop changes, and when the current through the loop changes, when the current through the loop changes, some EMF is also induced. When current through the loop changes, the some EMF is also induced. This property is called self-induction. This property is called self-induction. This property is called self-induction. तो मैंने ये डायग्राम जो दिखाया था, यहाँ पे लिखा है t लेस देन 0, इसलिए क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि t लेस देन 0 पे कोई करंट नहीं था, कोई फ्लक्स नहीं था. t आफ्टर ग्रेटर देन 0, मतलब 0 पे मैंने सर्किट स्विच ऑन करा, t ग्रेटर देन 0 पे कुछ करंट आ गया, करंट आने से सर्किट में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई, एरिया से कुछ फ्लक्स आ गया, फ्लक्स का चेंज हुआ तो ईएमएफ आया होगा. ठीक है, चलो गगनदीप, तो t लेस देन 0 इसलिए लिखा था क्योंकि बिफोर t लेस देन 0 कोई करंट नहीं था, आफ्टर t ग्रेटर देन 0, आफ्टर 0 टाइम के बाद कुछ करंट आया है. ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी थी इसको अपने बोला सेल्फ इंडक्शन. और ये जो ईएमएफ आता है, ऑफ कोर्स ये भी करंट के चेंज को अपोज करेगा, ये भी करंट के चेंज को अपोज करता है. तो कई बार इसे हम बैक ईएमएफ भी बोलते हैं, बैक ईएमएफ भी बोलते हैं. ठीक है, बैक ईएमएफ स्पेशली सिर्फ तभी बोलेंगे जब करंट इंक्रीज हो रहा हो, जब सर्किट स्विच ऑन करते हैं. जब सर्किट स्विच ऑफ करोगे तब भी तो फ्लक्स का चेंज होगा. ये स्विच ऑन था, इसको अचानक से ऑफ कर दिया तब भी तो फ्लक्स का चेंज होगा, लेकिन तब उसको बैक ईएमएफ नहीं बोलते. क्लियर, ये पॉइंट समझ में आया? चलो तो इसको लिख लो, इस पॉइंट को लिख लो अच्छे से. लिखो अगली लाइन, when suddenly current is established in the loop or circuit, when suddenly current is established, suddenly current is established in the loop or circuit, the induced EMF opposes, the induced EMF opposes the introduction of current. Induced EMF opposes the introduction of current. In this situation, it is called back EMF. In this situation, it is called back EMF. When suddenly current is established in a loop or circuit, किसी भी लूप या सर्किट में अचानक करंट प्रोड्यूस करते हैं, then the EMF is trying to oppose it or opposes it. So this EMF is called back EMF. Yes, further clear है ना? अचानक जब करंट प्रोड्यूस करते हो तो उसको अपोजिशन करेगा, ये करंट को बढ़ने नहीं देगा, इसलिए बैक EMF. ओके, सो हमने क्या समझा अभी तक? कोई लूप है, कोई सर्किट है, उससे फ्लक्स लिंक हो जाता है अपने ही करंट से, अपने ही करंट से. भाई डेफिनेटली जो इसमें करंट आया होगा वो करंट की वजह से ही मैग्नेटिक फील्ड बनी है, और जो मैग्नेटिक फील्ड बनी है उसकी वजह से फ्लक्स आया है. तो जो फ्लक्स प्रोड्यूस होता है वो अपने करंट के प्रोपोर्शनल है, जो खुद में करंट फ्लक्स है वो खुद के करंट के प्रोपोर्शनल है. यहाँ पर हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाते हैं, तो L से रिप्रेजेंट करते हैं. जो L है इसे कहा जाता है कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, coefficient of self induction. What is coefficient of self induction? It is the proportionality constant for flux which is related to the self current. अपने में ही प्रोड्यूस होने वाला फ्लक्स अपने ही करंट के प्रोपोर्शनल है, जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, दैट इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन. ये एक्सप्रेशन समझ में आ रहा है क्या? कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन समझ में आ रहा है क्या? यस. सो दिस रिड्यूसेस एफिशिएंसी ऑफ सर्किट. तो इसको हटाने के लिए क्या करते हैं? रचित, इतनी जल्दी ऐसे सेंटेंस मत आया करो, हमें नहीं पता अभी, हम तो हमारा एम क्या है ये भी नहीं पता आपको, तो आप ये कैसे बोल सकते हो कि सर्किट की एफिशिएंसी कम हो जाएगी? हमको हमारा एम क्या है वो जब तक क्लियर नहीं होगा ना, जब तक हम एफिशिएंसी को डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे. ठीक है, चलो तो ऐसे सेंटेंस अभी मतलब बहुत प्री मैच्योर सेंटेंस हो गया ये.
आगे बढ़ते, किसी सर्किट का फ्लक्स अपने ही करंट की वजह से प्रोड्यूस हुआ है, अपनी करंट पे डिपेंडेंट है, जो यहाँ पे प्रोपोर्शनली कांस्टेंट आता है उसे बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। तो हाउ वी विल फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, ये निकालेंगे कैसे? तो सर्किट का फ्लक्स निकालेंगे अपने ही करंट से जो प्रोड्यूस हुआ है, इससे रेशियो से हमको कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन मिल जाएगा। अब ये रेशियो जो होगा ना वो डिपेंड करेगा ओनली ज्योमेट्री ऑफ सर्किट पे, ज्योमेट्री क्या है, शेप क्या है, साइज क्या है, इन सब चीजों पे डिपेंड करेगा। तो किस किस पे डिपेंड करता है वो लिखते हैं अपन, डिपेंड्स ऑन शेप, सर्कुलर लूप के लिए अलग होगा, रेक्टेंगुलर लूप के लिए अलग, एक ट्रायंगुलर शेप के लिए अलग, अलग अलग शेप के लिए अलग, साइज, सर्कुलर लूप के डायमेंशन पे डिपेंड करेगा, रेडियस ज्यादा तो ज्यादा, एरिया पे डिपेंड करेगा, साइज पे डिपेंड करेगा। थर्ड, मीडियम, मीडियम ऑफ कोर्स अगर मैं यहाँ बीच में एयर के बदले कोई अगर मैं सॉफ्ट आयरन रख दूं, सॉफ्ट आयरन का पीस रख दूं, तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी ना अंदर, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने से फ्लक्स भी तो बढ़ेगा। तो इट आल्सो डिपेंडेंट ऑन मीडियम, इट इज आल्सो डिपेंडेंट ऑन मीडियम। फोर्थ, नंबर ऑफ टर्न, नंबर ऑफ टर्न, ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है नंबर ऑफ टर्न। सेम सर्किट है लेकिन मैं वायर को अननेसेसरी एक लूप और बना देता, है ना। देखो मैंने बैटरी लगाई और बैटरी से वायर का एक पूरा ऐसा लूप बनाने के बाद फिर उसमें रेजिस्टेंस लगाया, शेप सेम रखा मैंने, एरिया सेम रखा, मीडियम अंदर सेम रखा, बस मैंने अननेसेसरी वायर के लूप बढ़ा दिए, इससे भी सेल्फ इंडक्शन चेंज हो जाता है। तो नंबर ऑफ टर्न पे भी डिपेंडेंट होता है सेल्फ इंडक्शन। बात समझ में आ रही है किन किन चीज पे डिपेंडेंट है? मैं ये सब चीजें प्रूव करूंगा, मैं आपको ना सेल्फ इंडक्शन निकालेंगे, हम फाइंड करेंगे तो वहां दिखेगा हमको कि इन सब चीजों पे डिपेंडेंसी है। ठीक है, चलो। अच्छा, यूनिट क्या होगा? कोई भी नई क्वांटिटी हम डिफाइन करते हैं तो यूनिट, डायमेंशन, इनकी बातें करते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स इज इन वेबर, करंट इज इन एम्पियर, तो यूनिट ऐसा यूनिट होना चाहिए वेबर पर एम्पियर, ऐसा यूनिट होना चाहिए वेबर पर एम्पियर। 1 वेबर पर एम्पियर, इट इज कॉल्ड 1 हेनरी। 1 हेनरी, एच से रिप्रेजेंट करते हैं उसे 1 हेनरी। 1 वेबर पर एम्पियर इज कॉल्ड 1 हेनरी। SI यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज हेनरी। डायमेंशंस, डायमेंशंस निकालो इसकी, मैग्नेटिक फ्लक्स के डायमेंशन अपॉन करंट के डायमेंशन। मैग्नेटिक फ्लक्स के डायमेंशन कैसे निकाल सकते हैं? अभी देखा फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज इक्वल टू ईएमएफ होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इक्वल टू ईएमएफ होता है। तो फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज मतलब चेंज इन फ्लक्स अपॉन चेंज इन टाइम इक्वल टू ईएमएफ। तो ईएमएफ इनटू टाइम वो फ्लक्स की डायमेंशन होगी, मैग्नेटिक फ्लक्स। और ईएमएफ क्या होता है? वोल्ट में होता है पोटेंशियल, पोटेंशियल होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क होता है ml2 t-2, चार्ज इज 80, ये हो गया पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल इनटू टाइम, ये हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन करंट, करंट कितना होता है? A। यह आएगा सेल्फ इंडक्शन की डायमेंशन। समझ में आ रहा है? ईएमएफ इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज, तो फ्लक्स को लिख सकते हैं अपन टाइम इनटू ईएमएफ, टाइम इनटू ईएमएफ। ईएमएफ होता है वोल्ट में मेजर करते हैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क बाय चार्ज इनटू टाइम बाय करंट के लिए A। तो इसे सॉल्व कर लो, यू विल गेट डायमेंशंस ऑफ सेल्फ इंडक्शन। वैभव नहीं बेटा, भाई एम्पेयर दोनों बार डिनोमिनेटर में, एम्पेयर कटेगा नहीं, मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ भी एम्पेयर डिनोमिनेटर में और उसके भी डिनोमिनेटर में एम्पेयर, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कैंसिल मत कर लेना इसको। तो आ रहा है हमारे पास ml2 t-1 a-2, t-1 हो गया, सॉरी t से t कैंसिल हो गया, t-2 ही रहेगा, t-2 ही रहेगा, t से t कैंसिल हो गया और a-2। ये आ गया हमारे पास डायमेंशंस ऑफ सेल्फ इंडक्शन। Is this clear? Okay. है ना? तो व्हाट इज सेल्फ इंडक्शन, ये समझा अपन ने। कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन का मतलब क्या? कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन किन पे डिपेंड करता है? उसका यूनिट देखा, डायमेंशन देखिए। ठीक है, अब अगर सर्किट में करंट चेंज होता है तो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है फैराडेस लॉ से। तो ईएमएफ इन द लूप वो हम लिखते थे, याद करो, -d∅dt। तो खुद की वजह से जो ईएमएफ आएगा वो खुद की फ्लक्स के रेट ऑफ चेंज से लिखेंगे।
सेल्फ ईएमएफ या सेल्फ इंडक्शन से जो ईएमएफ आएगा उसको लिखेंगे, अच्छा खुद का जो फ्लक्स था वो अपन ने लिखा था L कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इनटू सेल्फ करंट, L बाहर ले लो, तो जो ईएमएफ आएगा सेल्फ इंडक्शन की वजह से वो लिख देंगे माइनस L di/dt। तो अपने ही करंट के चेंज होने से खुद में ही ईएमएफ प्रोड्यूस होता है और रिलेशन आ गया माइनस L di/dt। ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस L di/dt। एंड दिस सेल्फ इंडक्शन की प्रॉपर्टी वो हमेशा खराब है ऐसा नहीं है, हमें कई बार अच्छी भी है, हमारे लिए कुछ एप्लीकेशंस में ये अच्छी प्रॉपर्टी भी है। तो हम चाहते हैं कई बार सेल्फ इंडक्शन बढ़ाना, हम सर्किट में सेल्फ इंडक्शन बढ़ाना चाहते हैं, तो सेल्फ इंडक्शन बढ़ाने के लिए ऐसे एलिमेंट लगा देते हैं जिनका सेल्फ इंडक्शन ज्यादा होता है, जैसे एक सोलोनॉइड। कई बार सर्किट में आपको सोलोनॉइड या कॉपर वायर के लूप्स दिखेंगे, वो इसलिए लगा देते हैं ताकि सेल्फ इंडक्शन सर्किट में बढ़ जाए। So we deliberately introduced some elements जिनका सेल्फ इंडक्शन ज्यादा हो, जिससे सर्किट में सेल्फ इंडक्शन की प्रॉपर्टी बढ़ जाए। तो ऐसे जो एलिमेंट होते हैं इनको हम बोलते हैं इंडक्टर। इंडक्टर क्या बोलते हैं? इंडक्टर। ठीक है, इंडक्टर इज अ सर्किट एलिमेंट, इट इज सर्किट एलिमेंट हैविंग large self induction, large self induction। बात समझ में आ रही है क्या? चलो, तो अभी अपन ने बेसिक चीजें देखी है ना। अभी इंडक्टर के बारे में और बात करेंगे बाद में, सर्किट की जब चीजें समझेंगे। हमने पढ़ा व्हाट इज सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, ये सब उसके डायमेंशन समझिए। अब सेल्फ इंडक्शन के कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है ना, मेरे पास 1-2 मिनट है, 1-8 मिनट 1-2 मिनट का टाइम है, तो अपन कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की बात करते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा जब भी आप सर्किट स्विच ऑफ करते हो, अपने घरों में जो स्विच होते हैं, जब तुम उसे स्विच ऑफ करते हो तो कभी देखा वहां स्पार्किंग होती है, या गैस जो होती है अपनी कुकिंग गैस जब लीक होती है तो ऐसा कहते हैं ना कि कोई बटन स्विच ऑन स्विच ऑफ नहीं करना चाहिए, ऐसा सुना है? कोई बटन स्विच ऑफ स्विच ऑन नहीं करना चाहिए, हाँ है ना। यह स्विच में देखा है, स्विचेस को ऑन करो ऑफ करो तो कई बार स्पार्किंग दिखती है उनके अंदर, देखा होगा आपने। वो क्यों होती है, वो क्यों होती है, ये समझते हैं अपन। तो दैट इज एक्सप्लेनेबल बाय दिस कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ओनली। सेल्फ इंडक्शन से समझ में आता है। ठीक है, यस, कोरोना डिस्चार्ज प्लस सेल्फ इंडक्शन, इनके कॉम्बिनेशन से समझ में आता है। जब आप सर्किट स्विच ऑफ करते हो, कोई सर्किट था, जैसे ये एग्जांपल के लिए सर्किट है, मान लो स्विच था, स्विच को तुमने ऑफ करा, अचानक से ओपन कर रहे हो, पहले सर्किट में करंट था तो तुमने स्विच को अचानक से ओपन कर दिया। अब ओपन करने में एकदम से तो स्विच को बहुत दूर लेके नहीं जाओगे ना, जब आप स्विच ओपन करोगे तो बहुत ही छोटे से टाइम में बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होगा, तो स्विच जैसे ऑन ऑफ होगा तो ये बहुत स्मॉल गैप होगी यहाँ पर। सही बात है क्या? जस्ट स्विच ऑफ कर रहे हो आप तो बहुत स्मॉल गैप यहाँ क्रिएट होगी, है ना। बहुत छोटे से टाइम में आपने स्विच को जस्ट ऑफ करा है तो बहुत छोटी सी गैप आई होगी वहां पे। ठीक है, और सर्किट में करंट अचानक से खत्म हो गया, जीरो हो गया। सर्किट में पहले करंट था, दैट करंट इज रिड्यूसिंग टू जीरो, करंट अचानक से जीरो हो गया, करंट का रेट ऑफ चेंज काफी लार्ज क्रिएट होगा। फिर करंट पहले प्रोड्यूस था, पहले कुछ सर्किट में करंट था और अचानक जीरो हो गया, तो काफी लार्ज करंट का रेट ऑफ चेंज आएगा। लार्ज करंट का रेट ऑफ चेंज आएगा तो सर्किट में लार्ज ईएमएफ आएगा, सर्किट में लार्ज करंट का रेट ऑफ चेंज तो लार्ज ईएमएफ आएगा। वो लार्ज ईएमएफ सर्किट में कुछ करंट तो है नहीं, तो पूरा हमें इन दोनों पॉइंट के बीच में दिखेगा। ओपन सर्किट में सर्किट का पूरा ईएमएफ यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस दिख जाएगा। ओपन सर्किट में इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस पूरे सर्किट का ईएमएफ होगा। तो पूरे सर्किट में लार्ज ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है और वो पूरा पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्म में हमें यहाँ दिख रहा है। Am I right? है ना? यस। अब बहुत ह्यूज पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने वाला है बहुत छोटी सी गैप में, तो पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन द गैप, अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन द गैप, ये वहां की इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकते हैं।
यहाँ जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड वो हो जाएगी पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस। मैग्नीट्यूड की बात करें डेल्टा वी बाय डेल्टा आर, ये लिख सकते ना अपन इलेक्ट्रिक फील्ड को, वो स्मॉल गैप में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है डेल्टा वी बाय डेल्टा आर। डेल्टा आर इज आल्सो वेरी स्मॉल, दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज वेरी हाई, तो काफी ह्यूज इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी, ठीक है। और ह्यूज इलेक्ट्रिक फील्ड कैन कॉज डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन ऑफ एयर, ह्यूज इलेक्ट्रिक फील्ड कैन कॉज डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन ऑफ एयर, यस। और बस यही जो डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन ऑफ एयर है, इसकी वजह से आपको क्या लगता है, एयर में करंट फ्लो हो गया, एयर में चार्ज पार्टिकल क्रिएट हो जाते हैं, एयर में आयंस क्रिएट हो जाते हैं, एंड दिस आयंस टेक्स करंट, एंड दिस करंट बहुत ह्यूज अचानक से एनर्जी जो थी वो डिसिपेट होती है इस करंट में, तो अचानक से काफी लार्ज करंट प्रोड्यूस हो जाता है जो हमें स्पार्क के फॉर्म में दिखता है, हमें स्पार्क के फॉर्म में दिखता है, यस। तो यहाँ कोरोना डिस्चार्ज एंड सेल्फ इंडक्शन का कॉन्सेप्ट मिलकर एक्सप्लेन हो रहा है कि व्हाई देयर इज स्पार्किंग, ठीक है। कोरोना डिस्चार्ज का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे एक तरह से छोटा मोटा आया है, डायरेक्टली ब्रेकडाउन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे इन्वॉल्व हुआ है, और वो डायरेक्टली ब्रेकडाउन हुआ ही क्यों, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल था ये सेल्फ इंडक्शन। ये अगर ईएमएफ नहीं आता ना, लार्ज ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होता, तो यहाँ पे लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आती, लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आती तो फिर डिस्चार्ज नहीं हो पाता, ठीक है। चलो, अब बच्चे पूछ रहे कॉपी में नोट करना है क्या इसमें, तो यार अपने वर्ड्स में इसको लिख लीजिए, आप ये नोट करोगे तो अच्छा ही रहेगा आपको, है ना, तो इसको लिख लीजिए। और मेरे पास एक डाउट है, इलेक्ट्रिक आर्क इन बिग स्विच ऑफ द ग्रिड लाइन, हाँ वहां पर भी होता है, बिल्कुल सही, ग्रिड लाइन में भी हमको दिखते हैं इलेक्ट्रिक स्पार्क्स, उन सब का भी यही रीजन है, ठीक है। टेस्ला कॉइल शायद सुना होगा, तो वहां पर भी कुछ ऐसे ही होता है, बड़े बड़े डोम्स होते हैं, उनमें स्पार्क्स क्रिएट हो जाती है, वो भी कुछ ऐसे ही होता है, ठीक है। चलो, तो आज अपन ने सेल्फ इंडक्शन से स्टार्ट ही करा है, अभी ज्यादा कुछ हुआ नहीं इसमें, बस बेसिक इंट्रोडक्शन हुआ है। अब नेक्स्ट क्लास में इसको थोड़ा और डिटेल में समझेंगे, हम सेल्फ इंडक्शन निकालेंगे अलग अलग सर्किट का, सर्कुलर लूप का सेल्फ इंडक्शन कितना होता है, सोलेनॉइड का कितना होता है, स्क्वायर लूप का कितना होता है, अलग अलग चीजों का सेल्फ इंडक्शन फाइंड करेंगे। फिर सेल्फ इंडक्शन सर्किट में कैसे प्ले करता है, सर्किट में जो इंडक्टर होती है इससे क्या होता है, सर्किट स्टार्ट करेंगे सेल्फ इंडक्शन से, इंडक्टर के बाद सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर पढ़ेंगे, तो ये सब चीजें नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। चलो, अच्छा गोपाल बोल रहा है उन्होंने बनाया भी था टेस्ला कॉइल 9th में, तो उसके लिए क्या पोटेंशियल डिफरेंस बहुत हाई चाहिए, टेस्ला कॉइल चाहिए, तो बहुत हाई पोटेंशियल डिफरेंस हो, क्योंकि यहाँ पे ना 10.6 वोल्ट पर मीटर ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑर्डर होता है, इतनी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बहुत हाई पोटेंशियल चाहिए। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, फिर आज अपन यहीं रुकते हैं, बाय सबको, थैंक यू ऑल ऑफ यू।